हेलो बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया भाई साहब। और फिजिक्स पढ़ोगे तो हमेशा ठीक ही तो रहोगे। प्यारे जवानों, मैं भी यही दुआएं करता हूं कि आप हमेशा ठीक रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। प्यारे जवानों, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में हम लोग आज प्लेन मिरर पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा सा एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। माना कि ये आप हैं, क्या है? आप खुद हैं। प्यारे जवानों, आपकी कोई पर्सनल हाइट होगी। अरे है तो सही, कुछ भी हाइट है आपकी। हाँ, अपने को ये निकालना है कि भाई यदि ये मैन जो है, यदि इस मैन की जो हाइट है वो h है, h हाइट का आदमी है, वो चाहता है कि खुद अपनी पूरी इमेज किसी एक मिरर में देखे। प्लेन मिरर की मैं बात कर रहा हूं। तो मिरर का साइज कितना लेना पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान रहे, मिनिमम टू मिनिमम कितना मिरर चाहिए ही चाहिए। हालांकि इसके अंदर भी एक कंडीशन हम लोग पुट करेंगे, जब भी ये मिनिमम आएगा। अदरवाइज तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उसमें मान लो 6 फीट की हाइट के बंदे के लिए 3 फीट का मिरर चाहिए मिनिमम। लेकिन वो जो मिनिमम 3 फीट का मिरर है उसको एक खास लोकेशन पे रखना पड़ेगा, तभी वो अपनी खुद की इमेज देख पाएगा। तो मेरे प्यारे जवानों, चलिए शुरुआत करते हैं। ये हम एक इंसान मान लेते हैं, और भाई सीधी सी बात है, ये जो है हेड लेवल है उसका, और ये जो है ये उसका बिल्कुल जमीन को जहां उसके पैर टच कर रहे हैं वो वाला पार्ट है। मेरे प्यारे जवानों, ये लाइन मैंने सिर्फ ऐसी ड्रॉ करी है, इसको आप अदरवाइज ना लें। चलो मैं हटा देता हूं इसको, नहीं तो बाद में रे डायग्राम में ये लाइन तकलीफ करेगी। तो यहां पर भी मैं एक डॉट ही बना देता हूं। क्लियर है? तो मेरे प्यारे जवानों, यहां पर भी डॉट है। और आपको तो मालूम है कि भाई ये हमारा हेड है, जैसे ये वाला हिस्सा है, दिस इज द पॉइंट दिस, और इससे थोड़ा सा नीचे हमारी आंखें होती हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, लेट अस से यहां पर हमारी खुद की पर्सनल आंखें हैं। तो ये हमारा हेड लेवल है, ये हमारा आई लेवल है, एंड इट इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द मिरर, जहां पर ये जमीन को टच कर रहा है। मतलब ये ग्राउंड लेवल हमारे पास अवेलेबल है। और हमें दे रखा है कि HG, मतलब आदमी की जो हाइट है वो तो इतनी ही है। ये जो वैल्यू दे रखी है अपने को, ये H दे रखी है। ध्यान रहे, ये आदमी की पूरी हाइट जो दे रखी है वो हमें h दे रखी है। अपने को ये बताना है कि ये चाहता है कि अपनी खुद की पूरी इमेज दिखे, इसका मतलब इसको कितना मिरर चाहिएगा। तो भाई साहब, हम मान लेते हैं कि जो इसने मिरर दिया उसने इसको बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन पे रखा हुआ है। लेटस से उसने यहां पर रखा है। फिर आपके मन में सवाल आएगा जी, यहां पर क्यों रखा है? अरे मैं बताऊंगा ना, लेकिन उससे पहले आप खुद भी सोच सकते हो कि यहां पे रखने की खास वजह क्या है। थोड़ा थोड़ा सोचोगे तो दिमाग में जरूर एक पॉइंट आएगा। क्या आएगा बताऊं? चलो मैं बताने से पहले एक छोटी सी बात आपसे ही पूछता हूं। भाई एक बात बताओ, आदमी खुद का हेड जो है वो देखना चाहता है मिरर के अंदर, इसका मतलब ऐसा कब पॉसिबल है? भाई ऐसा तब पॉसिबल है कि हेड से लाइट रे चलेगी और साहब मिरर पे टकराएगी। याद रखना, मैंने कहा है हेड से चल के मिरर पे टकराएगी, मतलब एरो इस तरीके से लगना है। हेड से चली है लाइट रे और यहां पर टकराई है। मेरे प्यारे जवानों, यहां पर ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। तो इस नॉर्मल के साथ कुछ तो एंगल बना ही होगा, कुछ तो एंगल बनाया ही होगा। ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और मेरे प्यारे जवानों, यहां से लाइट रेज जितने एंगल पे आके टकराएंगी उसी एंगल पे वापस भी जानी चाहिए। मतलब ये है साहब कि यदि ये ऊपर वाला एंगल थीटा था तो ये जो नीचे वाला एंगल बना है साहब, ये एंगल भी क्या होगा? थीटा एंगल ही होगा। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई?
तो एक जो मिनिमम कंडीशन है कि भाई अपने को मिनिमम टू मिनिमम हाइट देखनी है मिरर की, और मिरर की डायमेंशंस देखनी है, छोटी से छोटी देखनी है। तो सीधी सी बात है कि ये जो हमारा हिस्सा है, जहां जिस हिस्से देखो इस हिस्से की इमेज देखनी है, तो वो मिरर जो है यदि उसका ऊपर वाला किनारा इसके बिल्कुल बीच में होगा तो सिमेट्री बनेगी, और उससे सीधा मतलब एटलीस्ट क्या हो कि मिरर के इस हिस्से पर टॉप मोस्ट कॉर्नर पर ये लाइट गिरे और यहां पर जाए, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करना जरूरी है। मेरे प्यारे जवानों, अब यदि हम दूसरे तरीके से देखें, भाई साहब ये मिरर का दूसरा किनारा है, तो हम चाहते हैं कि भाई मिरर छोटे से छोटा हो, इसका मतलब जो भी इसका किनारा हो तुरंत वहां पर लाइट रेज यहां से गिर जाएं। लाइट रेज इस जगह से ग्राउंड से चली हैं, मतलब पैरों से चली और भाई साहब इस जगह पे टकराई, और टकराने के बाद मेरे प्यारे जवानों सीधा इस आंख में एंटर कर जाएगी। आपको ये डायग्राम स्केल की हेल्प से बनाना है, तो आप ये पाएंगे कि जब स्केल की हेल्प से बनाएंगे, इन एंगल्स को बराबर रखेंगे, तो ये हाइट ऑटोमेटिकली बराबर आनी है, तो डायग्राम थोड़ा सा अच्छा भी लग जाएगा। अभी मैं मिटा नहीं रहा हूं, आप चला लेना काम। तो मेरे प्यारे जवानों, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहां से लाइट रेज आई, टकराई, टकराने के बाद इधर चली गई। यहां पर ये जो एंगल होगा, ये जितना एंगल होगा साहब, उतना ही एंगल यहां पर ये भी होगा, उतना ही एंगल ये भी होने वाला है। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ आई है या नहीं आई है? आई है कि नहीं आई है? अच्छा, आपसे पूछेगा कि ऐसा क्यों होगा, तो आप बता देंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। चलो नाम लिख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं ए और इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं बी। तो कहने का मतलब यह है कि जो साइज है किसका साहब, मिरर का, मतलब मिरर की खुद की साइज की यदि हम बात करें तो वो ए बी के बराबर है। यदि हम हाइट ऑफ द मैन की बात करें तो वो एच जी के बराबर है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं जी से ई, अब एक चीज ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है मेरे भाई, थोड़ी देर तक इस ट्रायंगल पर नजर रखिए। इस बीच वाले पॉइंट का नाम मैं कुछ रख लेता हूं, लेटर से इसका नाम मैंने रखा है ओ। क्लियर है? अब मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई कि ये एंगल और ये एंगल इस ट्रायंगल में बराबर है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि यहां पर नॉर्मल खींचा है, तो ये तो आपस में पैरेलल ही हैं, तो ये इस पे नॉर्मल था तो इस पे भी नॉर्मल होगा। तो साहब यहां से अपने को क्या पता चल गया कि ये जो ट्रायंगल है अपने पास, ध्यान से समझना, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल बराबर है, ये साइड कॉमन है और ये एंगल बराबर है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। क्या बोला मैंने बोला बी ओ ई, जो ट्रायंगल है वो, एंड जो ट्रायंगल है बी ओ जी, these two triangles are congruent, and the reason is these two angles are equal, and this side is common. That means by side angle side property we can say that these two triangles are congruent. जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो हम लिख सकते हैं O से E की जो वैल्यू होगी और O से G की जो वैल्यू होगी ये दोनों ही बराबर होंगे। डायग्राम में शायद थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, तो एक्चुअल में ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। इतना तो आप समझदार ही हैं, कर ही लेंगे। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ आई कि ये दोनों बराबर होंगे। मतलब मैं मान लूं इसको y मान लेता हूं मैं, मतलब लेटर से दिस इज इक्वल टू y या x, जो भी आप नाम देना चाहें, चलो x मान लेते हैं, शुरू का है, लेटर से दिस इज x, तो ये भी क्या होगा साहब, x ही होगा। इसका मतलब यहां से यहां x है और यहां से यहां भी क्या होगा, x ही होगा। क्या ये बात अच्छे से समझ आएगी नहीं आई? पक्की बात है, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे जवानों ध्यान से समझो, यहां पर इस पॉइंट का नाम मैं ओ डैश रख लेता हूं, तो यहां पर एच ओ डैश
और ए ये कॉन्ग्रेंट है, ये जो ट्रायंगल है ये किसके, ई और डैश और ए, ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज आल्सो अल्फा, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस साइड इज कॉमन। इसके कारण दोनों ट्रायंगल ये भी कॉन्ग्रेंट है। मतलब भाई साइड एंगल साइड, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी these two triangles are also congruent। और जवानों हमें यहां से क्या मिलेगा कि भाई इसका मतलब O डैश H जो है वो O डैश E के बराबर है एंड लेट अस से दिस इज Y। इसका मतलब साहब ये डिस्टेंस y है, यहां से ये डिस्टेंस भी y है, ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस भी x है। कहने का मतलब है 2 बार x यूज हुआ है, 2 बार y यूज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ हाइट ऑफ मैन जो है, प्यारे जवानों आदमी इंसान जो यहाँ पे हमने माना था, क्या मैंने खुद को ही तो माना था और आपको ही तो माना था। तो भाई साहब जो हाइट ऑफ मैन आया है यहाँ पे, दिस इज x x y एंड y, दैट मीन्स 2x प्लस 2 इंटू y। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आई? हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ x प्लस y। इसका नाम h दे रखा है हमने, हाइट ऑफ द मैन का नाम h दे रखा है, लेकिन हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे जवानों, यदि मैं यहां पर गौर से देखूं, यदि मैं इस आई लेवल पर एक लाइन ड्रॉ करूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग, यदि मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो वो यहां पर भी परपेंडिकुलर होगी। और मेरे भाई ये जो ट्रायंगल है ए ओ डैश और ई, और यहां पर जो ट्रायंगल बनेगी, ये जो ट्रायंगल है दिस पॉइंट इज लेट अस से ए डैश, दिस ट्रायंगल इज ई ए डैश और ए। ये जो ट्रायंगल है जिसको मैं अभी लाइन खींच रहा हूं इस तरह से, और ये जो ट्रायंगल है जिसमें मैंने थोड़ी तिरछी लाइन खींची है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में अगेन कॉन्ग्रेंट हैं, क्योंकि एक साइड कॉमन है। और भाई ये इस तरीके से जेड बन रहा है, मतलब अल्टरनेट एंगल्स है। ये वाला एंगल जहां मैंने अभी चौक रखा है, इसको यदि हम अल्फा मान लें तो मेरे प्यारे जवानों ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा। और भाई साहब ये तो 90 था ही, यहां पर ये 90 था, तो अगेन बाय यूजिंग द साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी these two triangles are congruent, and because these two triangles are congruent, that means this side O dash E and this is A dash, both must be equal। and what is O dash E? This O dash E is y, that means if distance is y then this distance A dash is also equal to y। ध्यान रहे मैंने यहां पर क्या बताया, ट्रायंगल ए O dash and E, it is congruent with the triangle। याद रखना यहां पर मैंने ये वाला एंगल लिया था A, तो यहां पर इसका इक्विवेलेंट एंगल है E। तो भाई साहब मैं E से शुरू करूंगा, E A डैश, और भाई साहब यहां पर क्या बन गया अपने पास ए। तो मेरे प्यारे जवानों ये जो ट्रायंगल थी दोनों की दोनों अगेन कॉन्ग्रेंट है, इस वजह से हम कहेंगे कि ए डैश जो है ये ओ डैश ई के बराबर है। और प्यारे जवानों ये आपने क्या माना था, वाई, इसका मतलब इसकी वैल्यू वाई के बराबर है, मतलब ये जो डायमेंशन है ये वाई है। अब भाई यदि कोई आपसे पूछे कि साहब ये काम तो इसमें भी कर सकते हैं, ए डैश ई और बी दिखाई तो दे रही होगी ट्रायंगल, और यहां पर भी ये ट्रायंगल दिख रही होगी कि साहब ये जो ट्रायंगल है ई, दिस पॉइंट इज ई ओ एंड बी, ये जो ट्रायंगल है भाई और ये जो ट्रायंगल है भाई, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट हैं। अगेन द सेम प्रॉपर्टी, इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रेंट होने का मतलब ये था कि ए डैश बी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी की वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई, ई ओ के बराबर है, और जो है एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू x आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिरर की डायमेंशन आई है, जो मिरर की लेंथ आई है, वो कितनी आई है। तो प्यारे जवान इसके आगे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट, इसके आगे मैं यहां लिख रहा हूं जो लेंथ ऑफ
मिरर आएगी, लेंथ ऑफ जो मिरर आई है जवानों वो कितनी आई है x प्लस वाई। लेकिन आपको तो दिख ही रहा होगा इस इक्वेशन से x प्लस वाई की वैल्यू h/2 है, इसका मतलब ये वैल्यू आप h/2 भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान h हाइट का है यदि वो चाहता है कि उसको अपनी खुद की पर्सनल इमेज दिखाई दे, पूरी की पूरी इमेज दिखाई दे, तो कम से कम जो मिरर की हाइट की रिक्वायरमेंट है वो h/2 की है। जवानों अब इसमें जो कंडीशन है वो क्या है भाई, यदि मेरे पास h/2 हाइट का ही मिरर होता, लेकिन यदि मैंने उसको ग्राउंड पे रखा होता, मतलब ये मेरा मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे ये इंसान है और भाई साहब इसी लेवल के ऊपर हमने इस मिरर को रख दिया है, इसकी हाइट भी h है और साहब इसकी जो हाइट है वो इससे आधी ले ली है हमने h/2, लेकिन हमने एक जो काम किया है वो ये किया है कि हमने अब की बार इस शीशे को, इस मिरर को सरफेस के साथ टच करके रख दिया है। क्या अब इस इंसान को इसके अंदर अपनी पूरी इमेज दिखाई देगी? भाई साहब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, मतलब बिल्कुल भी पूरी दिखाई नहीं देगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देगा, मैंने ऐसा नहीं बोला। मेरे कहने का मतलब है कि उसको पूरी इमेज तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी भाई? क्योंकि आप समझिए जब मिनिमम लेंथ हमने मिरर की निकाली उस समय हमने मिरर को सरफेस से कितना ऊपर रखा है, इतना ऊपर रखा है। दिस इज द ग्राउंड लेवल। यहां पर आप लाइन खींचेंगे तो इस लेवल से बी लेवल तक ऊपर रखा है, मतलब ये था x। ये समझने की बात है। मतलब एक इंसान है, उसका आई लेवल है, मान लो जमीन से 5 फीट ऊपर है उसका आई लेवल, तो उसको जो मिरर है यदि वो मिनिमम लेंथ का मिरर चाहिए तो भाई सीधी सी बात है उसको जमीन से कितना ऊपर रखना पड़ेगा, जितना उसका आई कांटेक्ट जो है आई लेवल था उसका आधा। आई लेवल 5 फीट का था तो जमीन से 2.5 फीट मतलब 2.5 फीट ऊपर आपको रखना ही होगा। यदि आप 2.5 फीट ऊपर नहीं रखेंगे तो फिर पूरी इमेज बनने में तकलीफ होगी। और सेम इसी तरीके से मान लो एक बंदे का ये पोर्शन आई लेवल से हेड लेवल के बीच का डिफरेंस 1 फीट का है, तो मेरे भाई उस हालात में आपको जो मिनिमम मिरर की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर की रिक्वायरमेंट है, उस समय मिरर ऊपर टच नहीं होना चाहिए, बल्कि ऊपर जो इंसान का जो हेड लेवल था उससे कुछ नीचे होगा। और कितना नीचे होगा, वो कितना आया, इसका आधा आया है। ये 2x था, x और x मतलब या 2y ले रखा था मैंने, तो भाई साहब 2y का आधा आया y। मतलब यदि ये 1 फीट है तो उसको इस लेवल से आधा फीट नीचे रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कंडीशन जरूरी है कि जब इंसान को अपनी पूरी इमेज देखनी है तो सरफेस से कितना ऊपर मिरर होना चाहिए। ध्यान से समझ लो, लिख लेना, स्टार लगा के नोट कर लेना। अपना जो आई लेवल था मेरे भाई उसके आधे लेवल तक, मतलब उसकी जितनी आई लेवल की जो हाइट थी उसके हाफ पे मिरर की शुरुआत करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से हेड से कितना नीचे रखना पड़ेगा, जो डिफरेंस था उसका आई लेवल और हेड लेवल में जितना भी डिफरेंस था उसका आधा कर दो, उतना यहां से नीचे होना चाहिए, तभी मिनिमम आएगा, नहीं तो एक्स्ट्रा होगा। अब मान लो वो ये कह देता है आपसे कि भाई मिरर को रखना तो जमीन पे ही है, तो मेरे प्यारे जवानों उस समय कितनी जरूरत पड़ेगी, उस समय मिरर की हाइट क्या होगी, ये आप खुद एक बार कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से मैं एक बार बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार खुद से आंसर निकाल लो, मजा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे जवानों एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूं। हाँ तो जवानों मैंने क्या क्वेश्चन बताया, मैंने ये बताया कि भाई साहब ये हम एक इंसान मान लेते हैं, इंसान का यहां पर आई लेवल है, आई लेवल और ग्राउंड लेवल के बीच में उसकी हाइट कुछ भी मान सकते हो आप। लेटस से मैंने यहां पर मान ली है x मानिए, ध्यान रखना। और भाई साहब यदि मेरे को आई लेवल और हेड लेवल की बात करें तो इन दोनों के बीच में मैंने मानी है साहब y, दिस इज द ग्राउंड लेवल। तो यदि वो क्वेश्चन में ये कहता कि भाई मिनिमम लेंथ का कितना मिरर चाहिए, तो भाई साहब ताकि वो अपनी इमेज देख पाए, तो तब तो हम मिनिमम कंडीशन लगाते। तो जो इंसान की हाइट आई है x प्लस वाई, इसका आधा कर देते, ये आ जाता लेंथ ऑफ द मिरर, बट दैट विल बी द मिनिमम लेंथ।
लेकिन कभी कभी क्या कहता है कि मिनिमम ही चाहिए, लेकिन उस कंडीशन में चाहिए। पहले वाले में तो कोई कंडीशन नहीं बताई उसने, तब तो ये ठीक हो गया, ये लेंथ ऑफ द मिरर है, और हाइट ऑफ द मिरर भी बोल सकते हो जो आपको उचित लगे। लेकिन जवानों, यदि वो अब की बार ये कह देता है कि भाई साहब मिरर को हम चाहते हैं कि वो जमीन को टच करे, अब थोड़ा सा समझने की जरूरत है। भाई जमीन को टच करे, बहुत खुशी की बात है। आपको अपना हेड भी देखना है, आपको अपनी लेग्स भी देखनी है, एक ही तभी तो पूरी इमेज दिखाई दी आपको। अब भाई मुझे एक बात बताओ कि भाई जब जमीन को टच कर दिया तब लेग तो दिख ही जाएंगी, उनमें तो लफड़ा है ही नहीं, क्योंकि पहले हम मिरर को कहां रखते थे, याद करो, इसके और इसके मिडल सेक्शन में। पहले मिरर यहां रखा होता था जब ये आंसर आता था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया भाई, मिरर को जमीन पे रख दिया। तो सीधी सी बात है, ये इंसान का आई लेवल था, ये उसका हेड लेवल है, तो इसके मिडल वाले हिस्से तक तो मिरर चाहिएगा ही चाहिएगा, नहीं तो वो अपने हेड को नहीं देख पाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, वो पूछा क्या है। अब वो अपनी खोपड़ी मतलब अपने हेड को देखना चाह रहा है भाई। तो इस वाली जो आई लेवल और हेड लेवल में जो अंतर है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, लाइट रेज यहां पे जाएं और उसकी आंख में घुसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, तो जरूरी है कि वो मिरर कम से कम इसके मिडल तक तो जरूर पहुंचे ही पहुंचे, इतनी हाइट तक तो जरूर आए ही आए। इसका मतलब ये ऊपर वाली जो हाइट है वो कितनी हो गई भाई साहब, y/2, क्योंकि टोटल तो था y, ये है y/2। इसका मतलब ये जो मिरर का ऊपरी हिस्सा है, इसके ऊपर कितना बच गया, ये y/2, नहीं तो ये इंसान की हाइट के बराबर ही हो जाता। और नीचे तो भाई साहब पूरा ही जमीन तक भिड़ रहा है, तो इसका मतलब पूरा जमीन तक भिड़ा दो इसको, टच करवा दो इसको, तो टोटल जो हाइट थी उसमें से कितना कम है, ये y/2 है। ये तो मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, जब थोड़ा लाइन टेढ़ी है समझ ही जाओगे आप लोग हैं। तो भाई मिरर की लेंथ कितनी हो गई। अब इस केस में जो इंसान की जो लेंथ थी, जो x जमा y था, इसमें से बस ऊपर ऊपर इतने हिस्से में मिरर नहीं है। मिरर जो है वो याद रहे, ये हेड लेवल और आई लेवल है, इसके आधे हिस्से तक तो चाहिएगा ही चाहिएगा, यदि उसको हेड को देखना है तो। क्लियर है। तो क्योंकि उसको अपने हेड को देखना था, तो इसके आधे लेवल तक तो होना ही चाहिए था। तो उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने को तो मिनिमम कंडीशन पूछी थी इस घटना की, तो ऊपर वाले हिस्से पर मिरर नहीं है तो भी इमेज दिखाई दे जाएगी उसको, तो वो था y/2, तो इसमें से y/2 को घटा दो। कहने का मतलब यह है भाई कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करोगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई, अच्छी भी लगी है ना, बहुत बढ़िया। और मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूं, ठीक है। हाँ तो जवानों, क्वेश्चन नोट करिए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो प्लेन मिरर के जो क्वेश्चंस है, इनमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है सिंपल, और कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट मोड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं भाई साहब क्वेश्चन बोलता हूं, लिखना शुरू करिए। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखो। सोर्स ऑफ लाइट बी, ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी इज प्लेस्ड, भाई लिख लो, इज placed at a distance L in front of the plane mirror, at a distance L in front of the center of the plane mirror of width D, डायग्राम भी दे रखा है, वो मैं धीरे धीरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाता चल रहा हूं। width D, ओके, दिस लेंथ इज L। आगे क्या गिवन है भाई साहब, इन फ्रंट ऑफ ए सेंटर ऑफ ए मिरर ऑफ विड्थ D हैंग वर्टिकली ऑन ए वॉल, मिरर जो है वर्टिकली हैंग कर रहा है किसी दीवार के ऊपर, ओके। ए मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर दीवार के ऊपर लगा दिया है, एक आदमी उसके सामने मूव कर रहा है। ए मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग ए लाइन पैरेलल टू द मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2L, मतलब इस मिरर के सामने किसी एक लाइन में मूव कर रहा है, एक इंसान है जो मूव कर रहा है। और अच्छी बात जो दे रखी है हमें, वो दे रखी है कि साहब ये जो मिरर था और ये जो आदमी जिस लाइन में मूव कर रहा है, इन दोनों में जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 2L, एंड द लाइन इज पैरेलल टू द मिरर, इट इज गिवन।
एंड द डायग्राम इज ऑल्सो गिवन, मैंने ड्रॉ कर दिया। फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज, लिख लो। फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द image of the light source from the mirror. He can see the image of the light source. This is the light source. भाई साहब इसका नाम भी रखा हुआ है, मतलब आपको ये बताना है कि ये जो इंसान है ये इस लाइट सोर्स की इस मिरर के अंदर इमेज कितनी डिस्टेंस तक देख पाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, वहां पर वो इन वैल्यूज को चेंज कर सकता है। यहां पर तो हमने LO2L का डेटा ले रखा है, इसकी विड्थ ले रखी है, वो इनमें से किसी भी डेटा को बदल देगा। इसलिए आपको अलर्ट रहना है, मेथड को समझना है, ना कि उसका फाइनल आंसर रट लेना है, गड़बड़ हो जाएगी। फाइनल आंसर रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आई है कि नहीं आई? तो इसने क्या पूछा कि भाई ये जो इंसान जो चल रहा था ये कितनी ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कहां तक वो इस बल्ब की इमेज देख पाएगा। अब भाई एक बात बताओ, बल्ब की इमेज वो कब देख पाएगा? जरा सोचो तो बेटे, सोचोगे तभी तो बात बनेगी। जरा सोचो कब देख पाएगा एक इंसान, किसी चीज की इमेज कब देख पाएगा? भाई साहब जब उस चीज से इमेज मिरर पे टकराए, मतलब लाइट रेज मिरर पे टकराए। जैसे मेरे को इसकी इमेज देखनी है, यहां पर मिरर है तो यहां से लाइट रेज चलेंगी, इस मिरर पे टकराएंगी और रिफ्लेक्शन के बाद मेरी आंखों में आएंगी। ध्यान से समझ लेना इस बात को। मतलब वो इंसान चाहता है इस बल्ब को देखना, इस बल्ब की इमेज को देखना, तो भाई साहब यहां से लाइट रेज जाएं, भाई ध्यान से समझना, यहां से लाइट रेज जाएं, मिरर के किनारे पर टकराएं, क्योंकि हमें मैक्सिमम तक देखना है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो कि किनारे पे जाके टकराएं, और वहां पर जाने के बाद क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होंगे? क्या कह रहे हो? अरे होंगे कि नहीं होंगे? फॉलो तो होंगे। इसका मतलब भाई साहब यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो जाए, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने के बाद वो इधर चली जाए लाइट रे, और यहां पर इंसान की आंख हो, तब उसको इस बल्ब की इमेज दिखाई दे, क्योंकि यही आई है रिफ्लेक्टेड रे। यदि इंसान की आंख इसके नीचे है कहीं पर भी, तो भाई मैक्सिमम वाली जो किरण थी वो यहां पहुंची है, तो जब इंसान क्या किया तो यहां तो उसको कोई भी लाइट रे मिलेगी ही नहीं। भाई लाइट रे जब मिलेगी नहीं तो हम कहेंगे कि इसके नीचे तो वो इसकी इमेज देख ही नहीं पाएगा, तो नीचे का तो सवाल ही पैदा नहीं है। मतलब आपको एक प्रकार से यार फील्ड ऑफ व्यू की रेंज निकालनी है कि फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, खत्म। फील्ड ऑफ व्यू में तो किसी की परछाई, किसी की इमेज दिखती है, तो मेरे प्यारे जवानों यहां पर हम मिरर की हाइट यहां तक मान लेते हैं, तो भाई लाइट रे जाएगी, टकराएगी, अगेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी या नहीं करेगी? हमेशा करेगी। तो भाई साहब टकराने के बाद वो इधर मुड़ जाएगी, और मेरे प्यारे जवानों जब इंसान की आंख यहां पर होगी तो उसको इमेज दिखाई दे जाएगी, लेकिन इसके ऊपर यदि इंसान की आंख है तो नहीं दिखाई देगी। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इंसान को इतनी डिस्टेंस तक इस बल्ब की इमेज दिखाई देगी। कहां पे दिखाई देगी ये निकालने के लिए आप इनको पीछे एक्सटेंड कर सकते हो, जहां पर ये मिलेंगे वहीं पर इमेज दिखाई देगी। और याद रहे, वैसे तो मैंने ये बात पहले बता भी दी थी, लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं भाई साहब, याद रहे कि भाई यहां पर ये जो इमेज है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि ये ऑब्जर्वर हमारा चुप बैठा है कि दौड़ रहा है, इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई है, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे प्यारे जवानों, लाइट रेज यहां से चली, टकराई, फिर वो इधर चली गई, यहां से चली, टकराई और इधर चली गई, और इस हिस्से के अंदर जो है उसको इसकी इमेज दिखाई दे जाएगी।
अब मतलब ये डिस्टेंस निकालनी है। अब बेहद आसान है भाई, अरे घबराना नहीं है भाई। अरे ज्यादातर केसेस, इस तरह के ज्यादातर केसेस में सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट यूज करना है। अब मैं एक बार यूज करके सिखा देता हूं, उसके बाद तो आप कर ही लोगे। तो भाई साहब ध्यान से देखना, मैंने यहां पर इस लाइन को आगे बढ़ा दिया है। प्यारे जवानों गौर से देखोगे आप, देखो बढ़िया बढ़िया डायग्राम दिख रहा है। आपको भी ऐसे बनाना है भाई, साफ सुथरा होना चाहिए डायग्राम। मेरे प्यारे जवानों यहां पर मैं नाम लिखना शुरू कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने ABC कहीं यूज किएगा, चलो B यूज कर रखा है, तो C से शुरू कर लेते हैं हम। लेट अस से दिस द पॉइंट C, हियर इज द पॉइंट D, हियर इज द पॉइंट E, यहां पे नाम दे ही रखा है, यहां पे नाम दे ही रखा है, हियर इज द पॉइंट F। क्लियर हो गया। यहां से लाइन ऐसे ज्वाइन करोगे तो F के बाद क्या आता है G, यहां पे नाम दे ही रखा है, यहां पे नाम दे दो H। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस और नो? अपने से पूछा क्या है, H और C की कितनी डिस्टेंस H और C के बीच में, HC की वैल्यू निकालनी है, HC लेंथ HC निकालना है, खत्म। अब एक बात बताओ भाई, ये एंगल देखो, इस ट्रायंगल को देखना, इस बड़ी वाली ट्रायंगल को और इस छोटी वाली ट्रायंगल को, मैं इस पे सॉलिड लाइन खींच रहा हूं, ये डॉटेड लाइन थी, थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने खींच दिया है। अच्छा एक नाम रह गया, H के बाद यहां पे I रख लीजिए, ठीक है। अब भाई खुद ही देखिए आप, ये जो बड़ी ट्रायंगल है, ये जो छोटी ट्रायंगल है, ये एंगल तो कॉमन ही है दोनों में। देखो ध्यान से, देखा कि नहीं देखा? दूसरा एंगल 90 डिग्री, इसमें भी है 90 डिग्री, तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो गया। कहने का मतलब ये है, ये जो छोटी ट्रायंगल है जिसका नाम है IEM, और भाई साहब बड़ी ट्रायंगल है, नाम है CDN, ये तो सिमिलर हैं। और भाई साहब क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो भाई आप आसानी से एक छोटी सी बात लगा सकते हो, साइड्स का रेशियो कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात की जरूरत पड़ेगी यहां पे, और वो बात है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल से रिलेटेड। तो हम पहले उसको कर लें तो ज्यादा उचित है, और मैं उसको लिखवा के दिखा नहीं रहा हूं, मैं वैसे बताऊंगा, आप लिख लेना भाई। ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ये और ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। देखो कैसे, ये एंगल भी 90, इसका भी 90, क्योंकि ये लाइन मैंने वर्टिकल खींची है, क्लियर है। और ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल थी। भाई साहब ये वाला जो एंगल है वही एंगल ये वाला भी होगा। ऐसा क्यों? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण। और भाई ये साइड तो दोनों में कॉमन है, ऐसा क्यों? अरे दिख ही रहा है। तो मेरे भाई ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस विल बी लेट अस से x। लेकिन चलो इसने पूरी की वैल्यू क्या दे रखी है, d, तो ये तो इसका हाफ पोर्शन होगा, क्योंकि ये जो बल्ब था ये तो इसके सेंटर पे रखा था, बोला हुआ। भाई साहब देख लो, डेटा को दोबारा से देख लो, तो दिस डिस्टेंस इज d/2। ये फ्रैक्शन में आ गया यार, हम फ्रैक्शन यूज नहीं करेंगे, हम इसका नाम x मान लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब ये x है तो यहां पर ये भी x होगा। मेरे प्यारे जवानों इसका नाम मान लो x डैश, जानबूझ के इसके जैसा ही माना मैंने ताकि तकलीफ ना हो। मेरे प्यारे जवानों आप यूज करिए दिस x डैश, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली साइड, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, ये दोनों सिमिलर है, इस वजह से दिस अपॉन दिस, x डैश अपॉन x, इट विल बी इक्वल टू, ये साइड का रेशियो ले लिया, अब बड़ी वाली साइड का ले लीजिए, क्योंकि बड़ी गिवन है, ये तीसरी साइड गिवन नहीं है, तो हम क्यों पंगे लेंगे? हाँ समझ रहे हो ना? तो भाई इस साइड का रेशियो ले लेते हैं। तो यहां मैंने बड़ी वाली ट्रायंगल की साइड लिखी, तो यहां भी वही लिख देता हूं। तो DM कितना होगा भाई साहब? 12। अरे दे रखा है, ये लाइन और ये मिरर पैरेलल थे, ऐसा उसने बोला था। तो भाई साहब ये आ जाएगा 2L डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा साहब, L। अब मेरे प्यारे जवानों आंसर कितना आया? 2। इसका मतलब x डैश की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू x। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? x डैश की जो वैल्यू आई है इट इज 2x। क्लियर हुई मेरी बात या नहीं हुई? मतलब मेरे भाई ये जो x डैश आया है, दिस x डैश इज इक्वल टू 2x। मतलब ये x था, ध्यान से समझ लेना, ये x माना था मैंने, ये भी x माना था, तो इसका 2 गुना। x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, x की वैल्यू पुट कर दोगे तो x मान रखा था d/2, दैट इज d/2, कुल मिला के ये वैल्यू आ गई है d। मतलब यहां से यहां तक जो वैल्यू आई है वो आई है d। सेम इसी तरीके से आप नीचे वाले पोर्शन में यूज करिए।
ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रही है और ये जो ट्रायंगल दिख रही है, मतलब बी जी एन, और यहां पर जो भी नाम लिखेंगे वो ये और एन। भाई साहब ये दोनों भी कैसी हैं? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं। मेरे प्यारे जवानों, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होने के कारण ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, और ये डिस्टेंस अगेन d/2 है, मतलब इसको भी x मान लीजिए, तो ये भी कितना होगा x। इसको कुछ भी मान लीजिए, माना कि y, तो अब की बार आप क्या लिखेंगे? बड़ी वाली साइड y डिवाइडेड बाई छोटी वाली साइड x इक्वल टू बड़ी वाली साइड की डिस्टेंस दैट इज 2l डिवाइडेड बाई छोटे वाले की l, कुल मिला के y की वैल्यू आ जाएगी 2x। यही तो आया, मतलब ये वैल्यू भी आ गई है d। मतलब मेरे प्यारे जवानों ये d आ गया है, ये भी d आ गया है, और ये तो मिरर, ये दोनों लाइन तो पैरेलल हैं, तो ये डिस्टेंस तो ऑलरेडी मिरर की विड्थ के बराबर आएगी, दैट इज d। कुल मिला के टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है? 3d। मतलब जो है इंसान जब यहां से चलना शुरू करेगा तो कितनी देरी तक, कितनी दूर तक वो जाए, 3d डिस्टेंस चलेगा, तब तक उसको ये इमेज दिखाई दे जाएगी। तो प्यारे जवानों अलर्ट रहना है, डेटा बदल के आ सकता है, यू मस्ट बी अलर्ट। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप तो अलर्ट हैं, नहीं है तो और हो जाएंगे, ठीक है। तो प्यारे जवानों इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और कराता हूं, एक बार इसको साफ कर लेते। हाँ तो प्यारे जवानों एक क्वेश्चन और जल्दी से नोट करिए, मैं बोलता हूं, फाइंड द रीजन ऑन वाई एक्सिस, फाइंड द रीजन ऑन वाई एक्सिस in which reflected rays are present. Find the region on y-axis in which reflected rays are present. Reflected rays present है, वो रीजन बताना है अपने को, ठीक है। और सिचुएशन दे रखी है हमें, एक आ गया ऑब्जेक्ट इज एट ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं मेरे भाई 2,0। ऑब्जेक्ट इज एट ए 2,0। ऑब्जेक्ट इज एट ए 2,0 एंड mn इज ए प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर। तो प्यारे जवानों यहां पर अपने को मिरर दे रखा है, ठीक है, नाम दे रखा है mn, दिस इज m, दिस इज n, और भाई m और n के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं 4,2 एंड 4,3, 4,2 एंड दिस इज 4,3। प्यारे जानो आपने से ये पूछा है कि भाई रिफ्लेक्टेड रेज इस वाई एक्सिस पे कहां प्रेजेंट रहेंगी, ये अपने को बताना है। क्लियर है? तो भाई साहब ट्राई कर लो पहले और फिर मैं डिस्कस करना शुरू करता हूं। क्लियर है? अरे जवानों शुरू करें, चलो तो भाई देखना शुरू करते हैं। भाई लाइट यहां से चलेगी, यहां पर टकरानी है, तो लाइट का एरो ऐसे जाएगा, भाई यहां से शुरू हुई यहां पे टकराई। अच्छा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, बहुत बढ़िया है। तो भाई इस तरीके से निकल जाएगी, खत्म। तो भाई ये वाला जितना एंगल होगा थीटा, उतना ही एंगल ये भी होगा थीटा। भाई यहां पर यदि हम गौर से देखें, भाई गौर से देखें, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। डायग्राम क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूं तो शक्ल देख के कंपेयर मत करना, कभी शक्ल देख के कह दो जी ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, नो, है ना, तरीके से चलते हैं। तो मेरे भाई यहां पर लाइट रे गई है, ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, दोनों एंगल थीटा है। ये जो साइड है ये तो कॉमन है, ये पॉइंट ए है, ये एम है, इस पॉइंट का नाम मान लो सी मान लो, इस पॉइंट का नाम मान लो डी मान लो। और भाई ये आपने एक पैरेलल टू द वाई एक्सिस एक लाइन खींची है, एंड दिस इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट, एंड द बिकॉज मिरर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, सो दिस विल बी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो कुल मिला के ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, कुल मिलाकर दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है मेरे भाई, ये है जितना होगा उतना ही ये होगा। अब भाई ये क्या है, ये इस m वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, और ये कितना था 2। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए डी की जो वैल्यू है ये आई है 2, ये 2 आई है भाई। जब ये 2 आई है तो ये भी कंफर्म है कि यही क्या होनी चाहिए, डी सी की जो वैल्यू है ये भी कितनी होनी चाहिए 2।
भाई तभी तो बात बनेगी। अरे तभी तो बनेगी भाई जब ये और ये बराबर हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। तो ये था 2, तो ये भी क्या आएगा 2। अब समझ में आया? नहीं आया? आएगा आएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे प्यारे जवानों, अब तो बात वही बनेगी। दोबारा से आप गौर करिए, माना कि ये पॉइंट ई है, क्या मान लिया हमने, ये पॉइंट ई है, और इस पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर दीजिए। मेरे प्यारे जवानों, यहां पर एक एफ पॉइंट नाम दे दीजिए। एक ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है ई एफ और एम, मतलब ट्रायंगल ई एफ और एम भाई साहब ये सिमिलर है सी डी और एम के। ट्रायंगल सी डी और एम इसके सिमिलर है। मतलब ये जो डायमेंशन आई थी ये आई थी 2। इस डायमेंशन का मतलब पता है क्या? बिल्कुल पता है, इसकी वैल्यू हमें मालूम है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 था, लेकिन इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 था। इसका मतलब मेरे भाई ये वैल्यू भी कितनी है 2। तो मेरे प्यारे जवानों ध्यान से सुन लो, ये तो ओरिजिन वाली लाइन है भाई। एक्स तो 0 था ना इस लाइन के ऊपर, और यहां पर x 4 है। इसका मतलब कुल मिला के यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है 4। यहां से यहां तक की लंबाई को आप x मान लो। तो भाई ये वैल्यू माना हमने x, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये वैल्यू हमने x मानी है, डिवाइड कर दिया इससे। ये वैल्यू तो हमें मालूम है 4, और ये वैल्यू भी हमें मालूम है 2। कुल मिला के x की वैल्यू 4 आई है। इसका मतलब मेरे भाई इस पॉइंट पर जब काटेगी तो ये डिस्टेंस 4 है। अब यहां पर गलती हो जाती है, वो सोचेंगे कि ये y कोऑर्डिनेट आया है 4। ना जी ना, ये तो डिस्टेंस आई है 4। y कोऑर्डिनेट इस जगह का 2 था, 0,2 है ये पॉइंट। इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट 2 है। तो मेरे जवानों ई जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ? x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, लेकिन इसके 4 ऊपर होगा, मतलब 2 में 4 जोड़ दीजिए 6 होगा। मतलब 0,6 पे पहली रिफ्लेक्टेड रे काटेगी। ये समझ में आया? मैक्सिमम घटना क्या हो सकती है? मैक्सिमम ये हो सकता है मेरे भाई कि ये जो लाइट रे है एक्सट्रीम पर जाके टकराए। ठीक है, डायग्राम थोड़ा अच्छा बना देता हूं मैं। अलार्म बज गई यार। अच्छा, तो भाई ये एक्सट्रीम पर जाकर काटेगी भाई साहब। यहां पर ये 90 डिग्री होगा। अगेन रूल इज सेम, उसी एंगल पे जाएगी जिस पे आई थी। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, जो भी नाम होगा बराबर होंगे दोनों के दोनों। भाई इस वाई एक्सिस को थोड़ा ऊपर बढ़ाए लो। अब इस पॉइंट का नाम आप अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे प्यारे जवानों, लेकिन मैं पूरा कैलकुलेट करवाऊंगा, घबराना नहीं है भाई। एक बात खुद ही सोचो भाई, एक बात पूरा ध्यान से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो भाई यदि हम गौर से देखें, यहां से 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, अब भाई यहां से मैं एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं। क्लियर है? अब भाई आपको क्या करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को नजर लगानी, देखना है। मतलब नजर लगाने नहीं, मतलब देखना है भाई साहब। अब देखोगे ये 90 डिग्री है, ये है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है ये कितना है साहब 3। दिस y कोऑर्डिनेट इज 3, जब इसका y कोऑर्डिनेट 3 है। अच्छा, इसका तो मालूम नहीं अपने को। अब इसकी तो दूसरी ट्रायंगल है। मैं एक बार इस डायग्राम के नीचे वाले हिस्से को मिटा रहा हूं ताकि थोड़ा सा ये डायग्राम आपको क्लियर नजर आए। ठीक है, हाँ तो जवानों, हमने यहां से लाइन खींची थी, उसको मैंने मिटा दिया। अब मैंने सीधी लाइन यहां से ऐसे खींची है। ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, मतलब मैं यदि यहां पर एक लाइन खींचूंगा तो इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू 2 ही है। लेकिन ये इस मिरर को ऐसे टच करते हुए लाइन जा रही है मिरर के ऊपरी हिस्से से। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहूं तो 2, और इसका y कोऑर्डिनेट है मेरे भाई साहब 3। ठीक है ना? इसका मतलब देखो क्या है, ये जो 0,6 है ये कहीं ऊपर आएगा। लेकिन क्योंकि हमने डायग्राम, भाई हमें क्या पता कि कैलकुलेट को ही किया था हमने इस वाले हिस्से के लिए। ठीक है ना? तो रैंडम हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, तो आपको लेना देना नहीं है उस चीज से। ओके, हाँ, रे डायग्राम इसने करेक्ट करके पूछा होता तो हम जरूर इस पे भी ध्यान देते, लेकिन उसने रेंज पूछी है वैल्यू के टर्म्स में, तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आएगा। लेकिन इट विल नॉट मैटर, हमें वैल्यू पता है। क्लियर है? आप ऊपर दिखाना चाहें बेटर है, नहीं तो इट्स ओके, इट्स ओके ना। अब समझना भाई साहब ध्यान से, अब यहां पर ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं, ये लाइन कॉमन है और ये एंगल दोनों बराबर हैं, तो अगेन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं।
वही बात हो गई। तो भाई साहब अब खुद ही सोचो, ये जो लेंथ है दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट दैट इज 3, तो भाई ये भी कितना होगा 3 तो होगा। अच्छा ये कितना है भाई, इस पर एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इस पर एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, इसका मतलब ये साइड 2 है। मतलब इस ट्रायंगल के अंदर जिसमें मैंने बोल्ड साइड्स दिखा रखी हैं, दोनों साइड हमें पता चल चुकी है, ये 3 है ये 2 है। और इस ट्रायंगल के लिए जो यहां से यहां तक बनेगी, ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल बन रही है, इस बड़ी वाली ट्रायंगल से हम कह सकते हैं कि भाई ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, यहां पर 0 है, इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ये 4 है। मतलब मैं इसको हटा के इसकी लंबाई दिखा देता हूं, इसकी यहां से यहां तक की लंबाई को 2 कह देता हूं। तो भाई साहब इसका नाम आप y मान लेते हैं। तो भाई साहब क्या हो गया, ये डिस्टेंस y डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस 3, तो भाई साहब ये डिस्टेंस 4, तो ये डिस्टेंस 2, भाई साहब कुल मिला के y की वैल्यू आ गई मेरे भाई 6। अब ये y 6 आया है, तो मेरे भाई क्या हुआ ध्यान से समझना, इसका y कोऑर्डिनेट कितना था 3, इससे 6 आगे आया है, इसका मतलब ये 0,9 पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ प्यारे जवानों, रिफ्लेक्टेड रेज कहां से कहां तक प्रेजेंट है, 0,6 से लेकर 0,9 तक प्रेजेंट है। दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रेजेंट फ्रॉम 0,6 टू 0,9। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई डाउट, कोई सस्पेंस, कोई संशय तो नहीं है। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपने अच्छे से इस बात को समझ लिया है। मैं तो सोच रहा था कि इसमें स्पीड वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर की तरफ किसी स्पीड से दौड़ रहा है तो उसकी इमेज कैसे दौड़ेगी, मतलब आपस में स्पीड का रिश्ता था, लेकिन अभी नहीं, अगली वीडियो में वो टॉपिक मैं कवर करूंगा। ये थोड़ा सा ऑलरेडी बड़ा टॉपिक हो गया। तो मेरे प्यारे जवानों, इस तरह के जो क्वेश्चंस थे, मैंने आपको जो मिरर के क्वेश्चंस हैं वो सब तरह के मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। फिर भी क्वेश्चंस का कोई एंड तो है नहीं, तो आप अपने लेवल पर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और जो डाउट्स आए तो जरूर डिस्कस करिए। प्यारे जवानों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक हंसते मुस्कुराते हुए फिजिक्स पढ़िए और मौज करिए। गुड बाय, टेक केयर।